कर पा रहे, कम से कम वीडियोस देख लेना वो लोग। चलें जी। अच्छा, मेरा वैसे ही चल रहा है यूट्यूब, थोड़ा-सा रुकता है कभी-कभी लेकिन वैसे ही चल रहा है। हुँ। अच्छा, 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 ठीक है। पहले मैं हम हाँ, ये अच्छा मशवरा है। तो चमन आप इस तरह कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पहली क्लास में ना बड़े तरतीब में वो एफिशिएंसी और फिर कंज्यूमर बिहेवियर करवाया था, तो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे सब आंसर किए थे। So that would help you out. ठीक है? Right, G. Let's now move on to the same document and let's go on with our, preparation, exam prep. इसी में से भी निकाल लेते हैं जी आपका माइक्रो का, और बल्कि मुझे मीडिया पे जाना चाहिए था लेकिन चले कोई बात नहीं, हम तकरीबन स्टार्ट में पहुंच गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ गए जी, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर हमने कल कर लिया था। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये क्वेश्चन पहले करवा दूं या लेबर मार्केट करवा दूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से? ग्राफ करवा दूं मरियम? कौन सा वाला ग्राफ जो मुझसे गलत बन गया था? एक तो सिंपली प्राइस राइज का था, मैंने बस गलत बजट लाइन पे उसका लगा दिया था, तो आपको बना के दिखा दूं? उसकी तो वीडियो लगी हुई है लेकिन चले मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। लेट्स सी जी, आई होप ये चार्ज हो मेरा, वरना मसला होएगा थोड़ा सा। लेट मी सी, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट वाला मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भी भेजा है, उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। खैर एनीवेज आप अभी देख लो, इंशाल्लाह ताला अगर ये चल गया तो मैं भी करवाता हूँ। या बेटे देखो, एडवर्टाइजमेंट दो काम करती है। उप्स, एडवर्टाइजमेंट दो काम करती है। एक काम क्या करती है कि कंज्यूमर के माइंड में आ, वो चीज़ जो है उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, कंज्यूमर को अट्रैक्टिव ज़्यादा करती है। दूसरे नंबर पे अवेयरनेस बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे कंज्यूमर को अगर परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट हो तो उसको लगता है कि जी इसके सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स ज़रा कम उसको लगते हैं। तो सिंपली आपने बजट लाइन लगाई पहली, उसको ए बी का नाम दे देते हैं। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एडवर्टाइजमेंट वाला मैं करवा रहा हूँ। इधर आप गुड वाई लिख देंगे, इधर आप गुड एक्स लिख देंगे। खाली वाई एक्स ना लिखना, वो मार्क नहीं देगा क्योंकि वो एक्सेस हैं, तो वो ये भी समझ सकते हैं कि आप एक्सेस का नाम ले रहे हैं। उसके बाद आप एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व बनाएं और उसको टेंजेंट करवाएं जैसे हमेशा हम करते हैं बेसिक इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व 0 और इसको हम कर रहे हैं प्री एडवर्टाइजमेंट यानी बिफोर एडवर्टाइजमेंट। इक्विलिब्रियम 0 प्री एडवर्टाइजमेंट, ठीक हो गया। यहां से लें इसका इक्विलिब्रियम और x0 हम कंज्यूम कर रहे थे प्री एडवर्टाइजमेंट। आप ये प्री एडवर्टाइजमेंट नाम भी करें और एक्सप्लेनेशन में बता दें कि जी जो हार्ड लाइन वाला है वो एडवर्टाइजमेंट से पहले का है और जो सॉफ्ट लाइन वाला है, ब्रोकन लाइन वाला, वो एडवर्टाइजमेंट के बाद का है। अब जी जब आप एडवर्टाइजमेंट कर चुके होंगे तो इंडिफरेंस कर्व की शेप नॉर्मल इस शेप से बदल के थोड़ी सी यूं हो जाएगी, थोड़ा सा वो ज़्यादा वर्टिकल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी उसकी। तो मैं भी वालेकुम सलाम। तो देखो मैं यहाँ पे डॉट्स लगा रहा हूँ, देखो कितना मैंने वर्टिकल बनाया है। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व है ICZ आफ्टर एडवर्टाइजमेंट AA, ठीक है। यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम आया आफ्टर एडवर्टाइजमेंट वाले का, ये x0 आफ्टर एडवर्टाइजमेंट हम खरीद रहे थे। समझ आ रहा है बच्चों अभी तक? दूसरे नंबर पे एडवर्टाइजमेंट, अच्छा डिमांड कर्व निकालने के लिए हमें प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। दो प्राइसेस होंगी तो डिमांड कर्व बनेगा, तो इसलिए मैंने इसकी प्राइस फॉल करके AB से AC पे शिफ्ट किया। अब दोबारा एक इंडिफरेंस कर्व लगाओ, IC0 प्री एडवर्टाइजमेंट, IC1 सॉरी प्री एडवर्टाइजमेंट, इक्विलिब्रियम 1 प्री एडवर्टाइजमेंट, और ये देखो आप X1 प्री एडवर्टाइजमेंट आप इतना खरीद रहे थे। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद ये इंडिफरेंस कर्व बड़ा वर्टिकल हो जाएगा, आगे जाके टच करेगा IC1
आफ्टर एडवर्टाइजमेंट इसकी शेप ऐसे क्यों हुई है, कंज्यूमर के माइंड में बस गुड का सब्स्टिट्यूट कम है, तो ये हमारा आ गया जी X1 आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। यहां तक ये ग्राफ समझ आया है कि नहीं बच्चों? अब बस हमने डिमांड कर्व निकाल लिया। X0 जो बिफोर एडवर्टाइजमेंट था उसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया, ए पॉइंट पे रोक दिया। X1 जो आफ्टर एडवर्टाइजमेंट X01 सॉरी जो आफ्टर एडवर्टाइजमेंट था उसको मैंने यहाँ पे बी पॉइंट लगा दिया। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं प्राइस कम की थी, तो E1 प्री एडवर्टाइजमेंट नीचे तक हम ले गए, सी पॉइंट बन गया, और इसको जब मैं नीचे ले आया आफ्टर एडवर्टाइजमेंट वाले को, तो ये हमारा बी पॉइंट बन गया। अब मेरे बेटे जब हमने डिमांड कर्व लगाया तो ना सिर्फ ये बाहर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ी सी उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो गई है, मुझसे सही स्लाइड नहीं बना, इसको थोड़ा सा यूं कर देते और उसको इनइलास्टिक कर देते। समझ आ गया बच्चों? दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मरियम आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? एनीवन जी, एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स गो बैक टू, मुझे बताएं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट कर्व वाला ये पहले करवा दूं या आज लेबर मार्केट को पहले कर लें? लेबर मार्केट के ज्यादा चांस हैं इसका, तो ये तो वन ऑफ चांस होता है, इसको मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाले को भी छोड़ रहा हूँ और मैं लेबर मार्केट वाला करवा रहा हूँ। अच्छा जी, कुछ बच्चे तो आ गए हैं, दैट्स अ गुड न्यूज। लेट्स मूव ऑन टू लेबर मार्केट। लेबर मार्केट बेटे, जब भी मैंने खैर वॉइस नोट भी भेजे हैं सारा कुछ, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर जल्दी से। अब पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, with the help of a diagram assess whether, बच्चे आ रहे हैं मैं उनको एंटर कर दूं, जी तो क्वेश्चन 1 हम लेबर मार्केट का देख रहे हैं। assess with the help of a diagram, assess whether perfect labor markets will imperfect labor markets will always lead to lower wages and higher unemployment. I'm giving you 10 seconds to kind of अपना इसका माइंडसेट बना लो कि इसको कैसे करना है। अब जो ह्यूमन टेम्पटेशन है वो नॉर्मली है कि इसमें तो परफेक्ट मार्केट का जिक्र ही नहीं है, तो मैं सीधा इम्परफेक्ट लेबर मार्केट पे चला जाऊं। नहीं, हमेशा इकोनॉमिक थ्योरी पहले बतानी होती है परफेक्ट मार्केट की, और उसके बाद हम इम्परफेक्शन पे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे ऐसे सॉल्व होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने, इसको हम ब्रेक डाउन करके करते हैं। 20 मार्क का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स नॉलेज एंड एनालिसिस के और 6 मार्क्स इवैल्यूएशन के, और उसी में 2-3 कंक्लूजन के होते हैं। इसमें हमने एक डायग्राम बनाना है लाजमी, हमारे 4-5 बनेंगे जिस तरह हम करेंगे इसको। असेस वेदर मीन्स दोनों साइड्स देखो, इस स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट या चैलेंज करना है कि जब भी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट हो, मोनोप्सनी, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट का मिनिमम वेज, एनी सच रीजन, हमेशा वेजेस लोअर होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी उसके रिजल्ट में। इसको हमने एक्सेप्ट करना है या चैलेंज करना है। मैं साथ साथ आपको दोनों काम करवाऊंगा ताकि हमारी इवैल्यूएशन साथ साथ होती जाए। पहले नंबर पे स्टार्ट करो परफेक्ट लेबर मार्केट से, उसकी 4-5 अजम्पशन सबको आती हैं, खामोशी मीन सबको आती हैं, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को सुन लेता हूं, एक एक अजम्पशन बच्चों बताते जाओ। क्या अजम्पशंस होती हैं, फीचर्स होते हैं परफेक्ट लेबर मार्केट के? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ लेबर हु आर ऑल वेज टेकर्स। नंबर 2 जी, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, जब भी वर्कर्स चाहे परफेक्ट मोबिलिटी। दूसरा लेबर, हाँ लेबर की हैज होमोजीनियस स्किल, आइडेंटिकल स्किल्स, वर्कर्स सारे एक जैसी स्किल्स वाले हैं। दो और हैं लेकिन आपको ये एक बता दो, कहां पे हायर कर, शाबाश, जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं उनकी तैयारी हो चुकी है, मुझे बड़ी खुशी होती है। एमआरपी एमसीएल के बराबर होता है, वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ लेबर ये हायर करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है लेबर के पास भी और फर्म्स के पास भी। तो ये स्टार्ट हो गया।
अब क्योंकि इसमें परफेक्ट लेबर मार्केट का वर्ड नहीं था, हम एक ही डायग्राम बनाएंगे। एहतियातन मैं एमआरपी थ्योरी थोड़ी सी इसमें लिखूंगा। एमआरपी थ्योरी सबको आती है, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या है। इसमें बेशक उसका ग्राफ अलग से ना बनाएं। एमआरपी इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द फर्म फ्रॉम हायरिंग वन एक्स्ट्रा वर्कर। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एमआर मल्टीप्लाइड बाय एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। किसी को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? ये बेसिकली डिमांड कर्व फॉर लेबर होता है। तो बताएं जी कि परफेक्ट लेबर मार्केट में, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके आपको एक और ग्राफ बना के सब कुछ दिखा देता हूं। आप जी इधर हेडिंग दें इंडस्ट्री और इधर फर्म। आपने वेज रेट लेबल करना है और लेबर पूरे इस चैप्टर में। सिंपली इंडस्ट्री में तो सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर का जहां इक्विलिब्रियम बनता है, प्राइस और ओ वेज और लेबर डिटरमिन हो जाती है। अब इसी को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया इंडिविजुअल फर्म का परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर भी है और मार्जिनल कॉस्ट भी, वो और ये वेज टेकर बन गया। अब जब हमने यहाँ पे एमआरपी लगाया, इसकी शेप इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से एमपीपी की इक्विलिब्रियम आया, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हो गए। थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, एमआरपी ज्यादा था एमसीएल से, यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो फर्म इक्विलिब्रियम E0 पे हायर करती है। ये थोड़ा सा स्टार्ट दे दें बहुत ब्रीफली, ठीक है? क्या कह रहे हैं? एमआरपी का ग्राफ कैसे डिराइव होता है वो इसमें नहीं बनाना, ना इसमें नहीं बनाना, क्योंकि उसने परफेक्ट लेबर मार्केट का पूछा ही नहीं है, वो तो इम्परफेक्शंस की बात कर रहा है। दो एक मार्क्स थे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है सारी, ठीक है? सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा जी, मैंने इसका वॉइस नोट भी भेजा हुआ है, सुन लीजिएगा, और मार्क्स स्कीम भी साथ है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक एक करके इम्परफेक्शंस, मोनोप्सनी फीचर्स बता दें, मोनोप्सनी ऑफ लेबर क्या होती है। वन वन सिंगल बायर ऑफ लेबर इन अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर स्केल ऑफ वर्कर्स जी, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, कहां पे हायर करते हैं? शाबाश, वेरी गुड जैन। उसके बाद अच्छा वहाब थे, वेरी गुड वहाब, अब्दुल वहाब। मुझे नेक्स्ट बताइए जी, इनका एमसीएल और एसीएल में डिफरेंस होता है। एमसीएल एसीएल से ऊपर जाता है, ठीक हो गया। अब जी वेज सेटर्स भी होते हैं, अपनी मर्जी की वेज दे सकते हैं। मोनोप्सनी का डायग्राम बनाएंगे, सबको आता है, ये एक बार बना के दिखा दो। आता है सबको? डोंट बी शाय। ओके ओके, चलें जी। उसमें जब आप ग्राफ बनाएंगे मुझे बताएं, सबको आता है तो, वेज रेट मोनोप्सनी कम देगी या ज्यादा देगी? कम देगी, और वर्कर्स भी कम हायर करेगी। तो पहली चीज क्या होगी, मोनोप्सनी के केस में ऊपर वाली स्टेटमेंट को जज करें, क्या ये स्टेटमेंट सही साबित हो रही है? लोअर वेजेस भी दे रहे हैं और हायर अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज कर रहे हैं, तो हियर द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज जस्टिफाइड एंड ट्रू। कोई कंफ्यूजन यहां पे? वेरी गुड। जी जी। हम्म। अभी हमने सिर्फ मोनोप्सनी की बात की है बेटे, अभी ट्रेड यूनियंस को बीच में नहीं लाया आप, समझ रहे हैं? आपने लेके आना है। जी जी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट मार्केट के खिलाफ दिखाएंगे ना, परफेक्ट मार्केट के खिलाफ। देखो परफेक्ट मार्केट होती तो वो तो बताएंगे बेटे, वरना कैसे शो कर सकोगे कि वेज भी कम दे रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक है। ठीक हो गया ना? बना दूं या समझ आ गया सबको? ये आखिरी बात उम्मे वाली। ओके, आई एम श्योर, बड़ी कॉन्फिडेंट है बच्चे। नेक्स्ट स्टेज, हमने ट्रेड यूनियन को पकड़ना है, उसकी एक दो थोड़ी सी डेफिनेशन दे देनी है, दो चार उनके रोल्स बता देने हैं। सबको पता है ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं और क्या करती हैं।
ओके, गुड इनफ। उसके बाद हम इनका ग्राफ बनाएंगे परफेक्ट मार्केट के अगेंस्ट, डिमांड एंड सप्लाई वाला, और जैसे मिनिमम प्राइस नहीं लगती उस तरह मिनिमम वेज ऊपर लग जाएगी, उसके रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। सबको पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट दिखाना कैसे होता है इसके अंदर? ओके, इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी लेकिन वेज बढ़ेगी। अब स्टेटमेंट को जज करें, क्या स्टेटमेंट टोटली ट्रू है या पार्शली ट्रू है? पार्शली, यानी वेजेस बढ़ रही हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो यस, हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी लेकिन लोअर वेजेस नहीं होंगी ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन से। समझ आ गया? अब यहां पे एक स्टेटमेंट देनी है कि इट विल डिपेंड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर लेबर व्हिच विल डिटरमिन हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस। सब बच्चों को क्लियर है या एक बार मैं ग्राफ दिखा दूं? वेरी गुड। आई विश बाकी सारे भी आप जैसे कॉन्फिडेंट हो चुके हो। उसके बाद जी हम ट्रेड यूनियन को मोनोपोली के अगेंस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम दो चीजें और ऐड कर दें जो आपकी क्वालिटी को बहुत बढ़ा देंगी। ट्रेड यूनियंस के पास वेज बढ़ाने के लिए मिनिमम वेज के अलावा भी रास्ते हैं। ट्रेड यूनियन रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ लेबर। ये कैसे? कि अगर ट्रेड यूनियन क्लोज शॉप है, यानी कोई वर्कर जॉब नहीं कर सकता अनलेस वो ट्रेड यूनियन का मेंबर हो, तो ट्रेड यूनियन के पास बहुत पावर आ जाती है। वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मुश्किल कर देते हैं और चंद ही मेंबर्स उनके बन सकते हैं, तो लेबर सप्लाई ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाती है। ये बात समझ आई मेरे बच्चों कि नहीं? अगर आप इंडस्ट्री में तब जॉब कर सकते हो जब आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, तो ट्रेड यूनियन के हाथ में सप्लाई आ गई। वो पहले कहेंगे जी कम से कम 5 साल काम किया हो, कम से कम इतना आपके पास तजर्बा हो, सारा कुछ, तो कम ही मेंबर बनेंगे। सप्लाई ऑफ लेबर कम, वेज रेट ऊपर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट L2L1 हो जाएगी। समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? ओके। दूसरा तरीका है कि ये डिमांड फॉर लेबर बढ़ा दें, यानी MRP बढ़ा दें। कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन बढ़ा के। ईच केस, अब जब डिमांड कर्व लेबर का राइट पे शिफ्ट होगा, मुझे खुद ही गेस करके बताएं इक्विलिब्रियम वेज और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? और यस, इस स्टेटमेंट में अब जज करेंगे कि जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं सप्लाई, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है। अनएम्प्लॉयमेंट जरूर हुई है लेकिन वेज बढ़ा ली ट्रेड यूनियन ने। दूसरे केस में जब डिमांड बढ़ाते हैं, वो MRP बढ़ा के ट्रेनिंग वगैरह दे के अपने वर्कर्स को, मेंबर्स को, उस केस में ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है L2L1, बल्कि वेजेस भी बढ़ रही हैं W2W1, क्योंकि फर्म्स को आपने प्रोडक्टिविटी दे दी है तो वो क्यों वर्कर्स को निकालेंगे। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? फिर उसके बाद आप आखिरी बना दीजिएगा ट्रेड यूनियन वर्सेस मोनोपोली, या गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ वर्सेस मोनोपोली। सेम ग्राफ है ट्रेड यूनियन वाला, और आप एंड पे स्टेटमेंट देंगे कि एज डिस्कस्ड अबव, इन केस ऑफ मोनोपोली द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, बट इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंटरवेंशन दे कैन रेज वेजेस एंड इन सम केसेस इवन विदाउट कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया मेरा बेटा? मार्क्स स्कीम देखना चाहोगे या समझ आ गया? सबको समझ? हम्म। नोट्स में बेटे आपके पास सप्लाई डिमांड डिफरेंशियल है ना, तो ट्रेड यूनियन उनको यूज, अगर वेज डिफरेंशियल्स में हमारे पास डिमांड सप्लाई डिफरेंशियल्स है ना, उसको ट्रेड यूनियन अपने हक में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वहां से इन्फॉर्मेशन, सिंपल आप माइंड में वेज डिफरेंशियल्स रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? बेटे शर्मिंदा शाय ना हो, प्लीज मुझसे पूछें जिनको नहीं आ रहा। तो मैंने तो बहुत ही आगे कर दिया, A2 पे चला गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ, मैं आप लोगों को एक बार दिखा ही दूंगा। ये सारे ग्राफ मैंने सप्लाई डिमांड वाले मोनोपोली वाले सारे ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में ये 3 मैंने बनाए, फिर नीचे सप्लाई डिमांड वाला बनाया, सारे, और वॉइस नोट भी साथ में दे दिए। अब नेक्स्ट देखें, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको मिड्स में दिया था,
शायद मॉक में भी दिया था, डिस्कस इफ थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज इररेलेवेंट व्हेन इन रियल वर्ल्ड imperfections like monopsonies and trade unions exist. एग्जैक्ट सेम आंसर है। फर्क क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? नहीं, वो तो करेंगे आप। ओवरऑल स्केच में क्या फर्क होगा? क्योंकि पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन परफेक्ट मार्केट की, तो आप पूरी डिटेल में पहले इंडस्ट्री की फिर फर्म की पूरी एमआरपी थ्योरी इसमें डिटेल में बताओगे क्योंकि उसने पूछी है। समझ आ गया? फिर मोनोप्सनीज और ट्रेड यूनियंस कर लेना, और कोई मिनिमम वेज लॉ या कोई और डिस्क्रिमिनेशन को लिस्ट कर दीजिएगा। इवैल्यूएशन क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? थ्योरी किस हद तक अच्छी है? यस यस। अच्छा, बाकी बिल्कुल फजूल है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। थ्योरी, हाँ, थ्योरी कैन बी अडेप्टेड टू एक्सप्लेन मोनोप्सनीज, ट्रेड यूनियंस, अदर imperfections, but real life is real labor market is too dynamic, hence totally explain नहीं कर पाती। उसके बेसिक्स या रूब्रिक्स, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देती है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये आंसर है। समझ आ गया हैदर? आपकी वैल्यूएशन थोड़ी बेसिक है हैदर, इसको इंप्रूव करो। ठीक है, सब क्वेश्चंस की वैल्यूएशन एक बार पढ़ो। स्किल्स एक्सरसाइज आपको भेजी थी, उसमें भी बड़ी अच्छी वैल्यूएशन उन्होंने की हुई है। ये सारा आंसर दिखा दूं आपके नोट्स में, कहाँ है ये, समझ आ गया? कौन सा? कल वाला तो हो गया है। कैम्ब्रिज कभी भी इतना एडवांस में कुछ नहीं करती बेटे। मुनीब, माय रिक्वेस्ट, डोंट डू दैट बेटे। इस वक्त ना वन सिली मैसेज कैन थ्रो अ किड्स लाइफ इनटू डिफिकल्टी। जैसे अभी एक और ग्रुप पे एक बच्चे ने मैसेज किया, आई लॉस्ट द अर्ज टू स्टडी। मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आपने लूज कर भी लिया है तो आप पर्सनल विंडो में मैसेज करो। सारी पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या है, बाकी सारे भी शुरू हो गए। दैट्स नॉट द राइट वे टू गो। और उन बच्चों का भी मुझे पता है जैसे मैसेज करते हैं, वो उनके पास कभी अर्ज टू स्टडी थी ही नहीं। जो बच्चे ऐसी बात, मुनीब ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे ऐसी बात करते हैं नॉर्मली, वो शुरू से नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, सो डोंट डू दैट। मैं आपको सही बताऊं, मुनीब जितना पढ़ रहा है शायद आप में से कोई, रयान शायद पढ़ रहा हो इतना, बाकी कोई भी इतना नहीं पढ़ रहा। तो डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। ओके, नहीं आप माशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, लेट्स मूव। देखो अभी मेरी क्लास का भी 5 मिनट जाया हो गया इस मैसेज के पीछे। लेट्स नॉट डू दिस। डू यू वांट मी टू शो यू नोट्स में ये पूरा आंसर कहाँ पे है? आई गेस आप लोगों ने देखा हुआ है तो जरूरत नहीं है। अब इसी तरह देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिक। जी जी मुजफ्फर। आपने कल शायद देखा भी, मैंने मैक्रो का भी गेस्ट पेपर भेजा है, और उसकी भी क्लासेस हो रही हैं। अगली क्लास, आज में 2 क्लासें होंगी डेली आपकी। इसके फौरन बाद 10 मिनट बाद हम दूसरी क्लास लेंगे। कल वाली मैंने पूछ कर दी। सॉरी? जी जी, उसके भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी तरह करवा रहा हूँ। आता है बाकी सारा तुम्हें? ओए, देख ले मुजफ्फर। ओके, अभी कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा ठहर जो अभी। अगला क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन 4 इज आइडेंटिकल। Discuss the extent to which the marginal revenue product theory can be used to explain the determination of wages। पूरा परफेक्ट मार्केट में एमआरपी थ्योरी है। सारा उसको अलग अलग ग्राफ बना के, एम आर इंटू एम पी पी, स्ट्रेट लाइन एम आर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में हर यूनिट सेम प्राइस पे बिकता है, और फिर एम पी पी में मल्टीप्लाई करके एम आर पी बराबर शिफ्ट होता है। उसके बाद जी, इंडस्ट्री में कैसे वेज सेट होती है, डिमांड सप्लाई के थ्रू, शॉर्टेज सरप्लसेस से वापस खुद ही वापस रेट आता है। फिर फर्म का जो नीचे ग्राफ बनाया था वो सब कुछ। फिर ट्रेड यूनियंस, मोनोप्सनी, मोनोप्सनी वर्सेस ट्रेड यूनियन, या मिनिमम वेज कर दो या समथिंग लाइक दैट। पूरा ये आंसर एंड पे वही वैल्यूएशन है कि किस हद तक ये थ्योरी अच्छी है। समझ आ गया बच्चों? क्वेश्चन 5 इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसको थोड़ा सा मेरे साथ देखें। The government of a country sets an effective national minimum wage for workers. Discuss the arguments for
एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन। इस पे कितना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? इस वाज द क्वेश्चन, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये और फिर इवैल्यूएट करना कि ये जो मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा था कि नहीं, इकोनॉमी के लिए, वाइडर इकोनॉमी के लिए, वर्कर्स के लिए, फर्म्स के लिए। ये ग्राफ है जी। इसके अंदर सिंपली डिमांड सप्लाई लगाई, वही ट्रेड यूनियन की तरह मिनिमम वेज बस लिख दिया ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है L1 टू L2 और L से L1 जॉब लॉसेस हुई हैं। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड ऑन पीडी एंड पीईएस ऑफ लेबर। ये पूरा एक्सप्लेन करके सबको एक ग्राफ समझ आ रहा है तो मैं आगे चलूं। चलिए मुझे खुद बताएं, इस ग्राफ के मुताबिक आप मुझे बताएं क्या क्या फायदे हो रहे हैं इकोनॉमी को। वर्कर्स को पहले बताएं, फिर प्रोड्यूसर्स पे को बात करें। हाँ, इसको पहले लेके जाते हैं बिकॉज मिनिमम वेज की डेफिनेशन में स्टार्ट की थी मैंने वॉइस नोट में भी। इट इज इम्पोज्ड ऑन अनस्किल्ड वर्कर्स। बिल्कुल जो बेसिक पे वाले हैं ना, सबसे लोएस्ट पे वाले अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होगी। बहुत जो गरीब वर्कर्स थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। प्लस आपको पता है कि गरीब की एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बहुत ज्यादा होती है। वो अपने एडिशनल इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करेगा, जिसकी वजह से मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सब कुछ बढ़ने से मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये हो गया वर्कर्स को फायदा और उसका रिजल्ट इकोनॉमी पे। समझ आ रही है बात या अभी नहीं आई? ओके। दूसरी चीज जी, इसके रिजल्ट में फर्म्स की बढ़ती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलें बोलें। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होती है क्योंकि आप लोएस्ट स्किल्ड, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको दे रहे हैं। सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम गैप्स कम होते हैं, जीनी कोएफिशिएंट आपका जो है वो राइज करता है। वेरी गुड हैदर। एनीथिंग एल्स जी? तीन तीन पॉइंट्स भी बड़े अच्छे हैं लेकिन हम चार चार करेंगे। एनीथिंग एल्स, एनी बेनिफिट हियर? इसके डिसएडवांटेज ज्यादा आसान है लेकिन। जी, हो गया। हमने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक तो लोएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड वालों का लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, उनको मोटिवेशन आएगी, स्पेंड बहुत ज्यादा करेंगे, एमपीसी ज्यादा होती है उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मल्टीप्लायर आएगा। फिर इनकम गैप्स कम होंगे। अब जी जब फर्म्स के ऊपर ये गवर्नमेंट ने इंपोज कर ही दिया है, तो फर्म्स क्या करेंगी उन अनस्किल्ड वर्कर्स को? ताकि वो प्रोडक्टिव हो जाएं, फर्म्स क्या करेंगी? ट्रेनिंग देंगी, जिससे डिमांड कर्व एमआरपी बाहर शिफ्ट होगा। एमआरपी बाहर शिफ्ट होगा। यस, एमआरपी बाहर शिफ्ट होगा और उससे रिजल्ट में ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि फर्म्स की प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। पहले वो ट्रेनिंग कॉस्ट बचा रही थी, अब उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वरना उनका कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया ना? ये हो गया जी। यस, हैदर, एफिशिएंट हो जाती हैं, बिल्कुल सही। यही हमने सारा किया, चार पॉइंट्स हो गए। अब उल्टा चलते हैं जी। नुकसान देखें इसी ग्राफ में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। पहले फर्म्स को देखते। यस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आला, मिनिमम वेज लगी। अगर ये पूरे मुल्क में नेशनल मिनिमम वेज लगा था, फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसके रिजल्ट में स्टैगफ्लेशन, प्राइसेस भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। अब मिनिमम वेज के ग्राफ को रेफर करो, L1 से L2 अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, L से L1 जॉब लॉसेस हो रहे हैं, उससे एग्रीगेट डिमांड गिर सकती है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है। राइट? उसके अलावा जी, क्या क्या क्या? वेज प्राइस स्पाइरल यूज करें, व्हाई नॉट? जब एक बार वेजेस बढ़ेंगी, ट्रेड यूनियंस फिर प्रेशर डालेंगी हमारा वेज बढ़ाओ, फर्म फिर बढ़ाएगी, फिर कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेड यूनियंस को लगेगा हमारे पास पैसे कम है, वो मजीद प्रेशर डालेंगी। तो गवर्नमेंट के लिए वेज प्राइस स्पाइरल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट जी? और क्या नुकसान है इकोनॉमी को? जॉब लॉसेस, मल्टीप्लायर, सब हो गया। और क्या नुकसान है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, बजट डेफिसिट हो जाएगा। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू गोइंग। देखो, रेगुलर अटेंडेंस का ये फायदा होता है, टीचर को एंड पे पता होता है कि ये बच्चों का इंशाल्लाह ग्रेड अच्छा हो गया। जो नहीं आ रहे या वीडियोस नहीं देख रहे, आई कैन नॉट हेल्प देम। जी, ये हो गया हमारा पूरा
इसके ऊपर वॉइस नोट भी है, और ये 2022 का पेपर था। अगर कोई देखना चाहे तो इसकी जून 22 का, सॉरी मार्च 22 का, और इसका बहुत अच्छी थी अपना क्या उसका नाम है, मार्क स्कीम। ये देखें, ये वॉइस नोट, हाँ मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी थी उसकी। ये देख लें, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड, ये सारे कुछ इसके अंदर मैंने बेसिक वाले करवा दिए। आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कंक्लूजन। इन समरी, setting a national minimum wage has both advantages and disadvantages. While it can help to reduce poverty, promote fairness, and stimulate the economy, it can also lead to job losses, higher costs for businesses, and inflation. Policymakers must carefully weigh these factors when considering whether to set a minimum wage and at what level it should be set. पूरा नीचे वॉइस नोट भी है। सबको समझ आ गया बच्चों? जी। लेकिन ये थोड़ा-सा ना हमारे नोट्स में भी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है बच्चों को। अब जी, आपकी मैक्रो के हमने लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कर ली। कैन आई लीव प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर यू गाइस टू डू, या एक बार वो जल्दी से आज ही करा दूं और फिर हम मैक्रो पे ज़्यादा जाएंगे? ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एक बार देखना चाह रहे हो? चलिए फिर देख लेते हैं आज की बाकी क्लास में। हमारे पास 15 एक मिनट है, लेट्स डू दिस, ताकि वो ना रह जाए कोई खलिश कि भाई ये नहीं किया। ये देखो बेटे, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्यों यू शेप होता है। मैंने इसका एक बच्चे का बड़ा अच्छा आंसर मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, देखो जरा। ओ, हाँ, टेस्ट भी हो, ये छोड़ दूं? आइसो कॉस्ट, आइसो कॉन्ट मैंने ना गेस में दिया है और ना ही उस पर क्वेश्चन ज्यादा आता है। सो वो तो 20 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसको एक बार नजर मार लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको सही बात बताऊं, 3 टीयर्स हैं। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहला टीयर है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसमें से क्वेश्चन इंशाल्लाह 90% चांस है, ज्यादा उससे भी। फिर है जी लेबर मार्केट, उसमें कोई 70% चांस है। लास्ट ईयर है कंज्यूमर बिहेवियर। मैंने कहा था अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी में नहीं आता तो आपके पास ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन भी हो। ठीक है ना? और मार्केट स्ट्रक्चर्स भी जिन बच्चों के अच्छे हैं उनके पास वो ऑप्शन अभी भी ओपन है कि वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट बच्चों, शैल आई शो यू दिस आंसर? ये एक बार जुबानी थोड़ा सा बता दो, क्या चीज? बेटे उसका वाहिद हल पास पेपर है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इतनी वेरिएशन है। उसका एक बस फ्लेवर है कि अगर आप जब साल एक के पेपर कर लेते हो, चाहे कोई वेरिएंट करो, आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि कहाँ डाटा यूज करना है, कहाँ इकोनॉमिक्स यूज करनी है। तो आप अगर लेट्स से एक मेथड है, अलग होता है लेकिन बेसिक्स वही है। पहली डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा एनालिसिस का क्वेश्चन है, फिर वो डिस्कस वगैरह पे या ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे जाता है। P4 का थ्रेशोल्ड ज्यादा होता था क्योंकि बेटे 50 मार्क्स तो ये थे, 6 में से 2 क्वेश्चन, एक एफिशिएंसी का आ गया, एक लेबर मार्केट का। वरना लेबर मार्केट में बच्चों को नहीं समझ आया, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझ आया, तो डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जैसा क्वेश्चन। तो बच्चे 2 क्वेश्चन बड़े टॉप के करके आते थे। आई एम श्योर कई बच्चे 35-36 स्कोर कम से कम लेके आते होंगे सेक्शन बी में। ए में वो 11 भी स्कोर करें तो 47 वाज द हाईएस्ट ए एवर। ठीक है, अब वो बात नहीं रही। अब आपके 20 सेक्शन एक है और 40 ये हैं जिनमें चॉइस कम है। सो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इस साल मैक्रो में कई बच्चे गड़बड़ करेंगे। माइक्रो इंशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन मैक्रो में गड़बड़ होगी। हमारा थ्रेशोल्ड इस दफा मुझे नहीं लगता कि 60 में से 33-35 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता। आप लोगों का एक अलग केस है। ज्यादा आएगा आपके ख्याल में? 42 तक आएगा? क्या चीज, पहले चॉइस में छूट के बड़ा अच्छा आंसर हो जाता? हाँ, नहीं, नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, अब देखो, पहले जब 6 में से 2 चॉइस थी ना, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स में काम हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा, मैक्रो में बच्चे गड़बड़ करेंगे। आप लोग वेल प्रिपेयर्ड बच्चे हो, अपने आप को कंपेयर ना करो आम बच्चों से। कौन-कौन?
हाँ हाँ, पहले तो एक बुक की जाती थी, माइक्रो जरूरत ही नहीं, मैक्रो की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे ही था, बहुत आसान, थ्रेशोल्ड भी कम था, सब कुछ आसान था। आप लोगों का मेरा नहीं ख्याल कि 35 30, मैक्सिमम 36 से ऊपर थ्रेशोल्ड नहीं जाएगा। 10 मार्क्स वैसे कम हो रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से टफनेस बढ़ रही है। चलें जी, अब लेट्स गो टू मैक्रो। कल मैंने यूनिट या ये करवा दूं पहले, सॉरी, बताएं मुझे, ये ग्राफ वगैरह समझा दूं थोड़े से, कि ये दूसरा क्वेश्चन स्पेशली जरा डिफरेंट है। Explain the law of diminishing returns and its relevance to shapes of marginal cost curve and average variable cost curve. सबसे पहले इसमें एक वॉइस नोट है 3 मिनट का, जरा सुन लीजिएगा। खैर वही बात मैं दोबारा कर रहा हूं, सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की पूरी थ्योरी बतानी है। बता दूं एक बार जल्दी से, या सबको आती है? बोल देता हूं एक बार, चलें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज अ शॉर्ट रन लॉ. Short run is a time period where at least one factor of production remains fixed, usually capital, and the variable factor is labor. इसका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बताना चाहें तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, ज्यादा अच्छा लगेगा। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज based on law of diminishing returns, which states that as we keep on adding more variable inputs like labor to fixed inputs like capital, initially marginal and average product may rise but will ultimately diminish. Total product will initially rise at a faster rate and then fall. अब marginal, average, total तीनों products को define करो. Marginal product is the additional output produced by hiring one extra worker. फॉर्मूला लिखना चाहो तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ n वर्कर्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 वर्कर। सेम फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का भी है, सेम मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है। मतलब बस वो वेरिएबल चेंज होता है, इसमें प्रोडक्ट आएगा, यूटिलिटी वाले में टी यू आएगा। इसमें क्योंकि फॉरेन कंज्यूमर बिहेवियर के बाद आ रहा होता है, बच्चे कई बार यूटिलिटी लिख जाते हैं, तो डोंट बी केयरफुल, डोंट राइट यूटिलिटी, इट्स प्रोडक्ट। उसके बाद जी, एवरेज प्रोडक्ट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, आउटपुट पर वर्कर, यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। वेयर एज टोटल प्रोडक्ट इज टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फैक्टर इनपुट, यानी लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, वो टेबल बनाना चाहो जिसमें पहले 3 वर्कर्स तक एमपी बढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात है अगर बना दो। फिर चौथे से कम होना शुरू हुआ, 10 14 16 8 6 2 4 0, इस तरह करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसी टेबल के मुताबिक ये ग्राफ बन जाएगा। अब जरा नोट करो, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका एमपी लेबल है और लेबर इधर लेबल है। कॉस्ट एंड क्वांटिटी मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम डिराइव कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व से मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि उसने कहा था मार्जिनल कॉस्ट की शेप और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे कैसे बेस करती है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है टिल आउटपुट क्यू जीरो बिकॉज ऑफ, मेरा आंसर कंप्लीट करें मेरा जुमला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर। हर एडिशनल वर्कर ज्यादा बना रहा है, उसके पास फालतू मशीनें हैं, वो आराम से काम कर पा रहा है, लेकिन एक वक्त आया टू मेनी वर्कर्स विल स्टार्ट शेयरिंग टू फ्यू मशीन्स, तो उस पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा। नीचे देखो मार्जिनल कॉस्ट को, जो लाइन नीचे तक आ रही है, क्यू जीरो तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, तो हर एडिशनल गुड बनाने की कॉस्ट कम हो रही थी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर उसमें कम हो रही है। फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आया तो मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये है डेरिवेशन ऑफ द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, एमसी और वॉइस नोट चला हो गया। वापस चलते हैं और दूसरा निकालते हैं ग्राफ, जिसके अंदर एमसी और एवीसी की शेप है सेम एज एमसी एंड एसी शेप। ये देखो, लेबल है कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने लगाई। जो मैंने आंसर भेजा एक बच्चे का, उसमें उन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न जरा ना आगे जा तक दिखाया जहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो चुका था। एमसी के लोएस्ट पॉइंट तक इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें तसल्ली से देखो कि एमसी जब तक गिरा क्यू जीरो पर इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। बाद में एमसी बढ़ना शुरू हो गया, क्यू जीरो के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया था, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टिल गिरता रहा। व्हाई इज दैट? बिकॉज एवरेजेस हैव अ सस्टेन्ड राइज एंड सस्टेन्ड फॉल। थैंक यू मोहम्मद। लेकिन जब एमसीएवीसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर जाता है, उसके बाद टू मच डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर जाता है, तो उसकी क्लासिक यू शेप क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से। तो अगेन हमने पूरा लेबल कर दिया उसको, सब कुछ समझा दिया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन?
ओके जी, तो हमारा ये हो गया। अब मेरे बच्चे स्मॉल फर्म, हाँ, ये देख लो क्वेश्चन, मैंने उसका वैसे बहुत अच्छा आंसर भेज दिया, खुद पढ़ लेना। स्मॉल फर्म्स के बारे में मैंने कहा था आए तो आप लोग सेफ्टी ज़रा बढ़ जाए। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन मुझे बताएं, जल्दी से करवा दूं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं, बिजनेस में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। और ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पे भी मैंने एक पूरा आंसर भेज दिया, इसको भी जरा देख लीजिएगा। तो अब हमारा माइक्रो खत्म हो गया। आज की नेक्स्ट क्लास। जी मेरा बेटा। वो बिजनेस की वजह से आ गया, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल थ्योरी है, कोई मसला ही नहीं है। एक्सेप्टेबल थ्योरी है। उस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज अ नेम फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, डोंट वरी अबाउट इट। ओके जी, ये हो गया जी हमारा माइक्रो कंप्लीट। बता दें अगर ये प्रिंसिपल एजेंट वगैरह किसी में प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ा सा बता दूं, वरना आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और 10 बजे हम आराम से अपनी मैक्रो स्टार्ट करते हैं, दोबारा उसको जरा कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेते हैं। तो दैट्स इट, नो क्वेश्चंस। एक्सीलेंट, आई एम सेविंग